हाय फ्रेंड्स। आज एक और वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली ये वीडियो मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, इस समय जो स्टॉक मार्केट चल रहा है उससे रिलेटेड बना रहा हूँ। बेसिकली आपको एक व्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट कैसे क्या चल रहा है। हो सकता है थोड़ा सा अलग सा वीडियो होगा, हो सकता है आपको पसंद आए, हो सकता है ना भी पसंद आए, बट मेरी कोशिश है एक थोड़ा सा आइडिया एक बनना चाहिए कि मार्केट इस समय जो कर रहा है, आप देखें अगर प्राइस एक्शन के लिहाज से अगर बात करें, क्योंकि ये रिलेटिवली ज़रूरी है बताना, नहीं तो क्या होगा, एक कॉन्टेक्स्ट नहीं बनेगा बात का। अगर पिछले एक सप्ताह को आप देखें मार्केट को, तो मार्केट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उस लेवल से नीचे चला आया है जहाँ से ये माना जा रहा था कि मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो बुलिश हो गया है बेसिकली। तो 24,350 का एक लेवल था निफ्टी का। मैं क्योंकि एज एन इंडेक्स निफ्टी को ही लेकर ज़्यादातर लोग डिस्कस करते हैं, एंड मैंने जो एक अंदाज़ा या एक आउटलुक बनाया भी जाता है वो निफ्टी के बेसिस पे ज़्यादा ही बनाया जाता है, बिकॉज निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज़ हैं देश की, तो उनको इंक्लूड किया जाता है। तो उससे क्या होता है, एक रफ इमेज क्रिएट होती है ऑफ द सेंटिमेंट, बेसिकली मार्केट का क्या सेंटिमेंट है। तो 24,350 का लेवल जो था उसको टच करके मार्केट वहाँ से वापस रिट्रेस कर गई है, और वहाँ से लगातार पिछले सप्ताह में पाँचों दिन मार्केट नीचे गिरी है। तो डेली बेसिस पे तो नेगेटिव है ही, वीकली बेसिस पे भी पूरा वीक जो है वो मार्केट नेगेटिव रही, जो कि बड़ा ही सरप्राइजिंग सा एक सिचुएशन बना बेसिकली। अब होता क्या है, जब ऐसा कुछ होता है तो पैनिक सेट इन होता है। बेसिकली सब ये सोचते हैं कि यार क्या हो गया मार्केट को, अचानक से मार्केट इतनी ज़्यादा गिर रही है। बल्कि 24,350 से अगर आप देखें तो बुलिश साइड का सेंटिमेंट होना चाहिए था, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था बेसिकली। अब आप इसको देखें, फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो लोग करते हैं उनके सबके स्टॉप लॉस हंट हुए होंगे इन द लास्ट एक वीक। एक्सपेक्टेशन यही रही होगी कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन मार्केट ने बहुत सारे लोगों के जो ऑप्शंस की ट्रेड लेकर बैठे होंगे ऑलमोस्ट अपसाइड की, कि मार्केट यहाँ से कुछ सेक्टर्स या कुछ स्टॉक्स या कुछ चीज़ों में लोगों का ये सेंटिमेंट रहा होगा कि ऊपर जाएगा, तो बेसिकली वहाँ भी सारे स्टॉप लॉसेस हिट हो गए होंगे, क्योंकि मार्केट अचानक ऊपर जाने के बजाय नीचे चली गई। इसीलिए मैं लोगों को एक जर्नल सेंस में मैं अपने तरफ से यही कहता हूँ कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस को आप अवॉइड करें। जब तक कोई पॉजिटिव काइंड ऑफ सेंटिमेंट ना बने तब तक आपको नहीं घुसना चाहिए। तो खैर ये एक अलग बात है। तो मार्केट बेसिकली उस जगह पर जाकर खड़ी हो गई थी, 24,350 पर जाकर जहाँ खड़ी हो गई थी। अगर चार्ट पे देखें, मैं अभी आपके साथ चार्ट नहीं शेयर कर पा रहा हूँ, हालांकि मैं कोशिश करूँगा आगे चलकर कभी ज़रूरत पड़ने पर कोई चार्ट करेंगे, क्योंकि चार्ट को लेके बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं। अगर आप वीडियोस में चार्ट वार्ट शेयर करते हैं तो उसमें ये होता है 3 महीने का डेटा दिखाना नहीं होता है, और काइंड ऑफ बहुत सारी चीज़ें हैं। वो उसको कहीं और डिस्कस किया जा सकता है, उसको यूट्यूब पे हम नहीं डिस्कस कर सकते। बेसिकली नहीं करना चाहिए। मैं नहीं इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि बिकॉज क्या होगा, वो एक चीज़ ऐसी होगी जिसमें अभी कोई हिंड्रेंस आएगा। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड आदमी तो हूँ नहीं, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, कोई सेबी रजिस्टर्ड मैंने कोई कोर्स नहीं कर रखा है, तो लोग ये कहेंगे भाई तुम कौन होते हो बताने वाले। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, तो इस वजह से भी मैं उस चीज़ को अवॉइड करता हूँ। तो बेसिकली हुआ ये था कि 24,350 का जो लेवल था मार्केट का, वहाँ से सेंटिमेंट ये बन रहा था कि मार्केट ऊपर की तरफ चलेगी, लेकिन मार्केट ऊपर चलने के बजाय मार्केट नीचे चली आई है। तो और नीचे थोड़ी बहुत नीचे नहीं आई है, माने आप वहाँ से मान लें तो कम से कम ऑलमोस्ट इट इज़, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वहाँ से करीब करीब 700-800 पॉइंट नीचे चली आई है। तो ज़बरदस्त तरीके से नीचे गिरा है। अब इसके पीछे क्या कारण है, उस पर बात करते हैं बेसिकली। तो क्या होगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी, और सब पे बात करूँगा बेसिकली। तो अब यहाँ पर जो सबसे पहला कारण है वो है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। देश की नहीं, पूरे दुनिया की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी हो रखी है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है ना, ये सारे देशों का अपना अपना सेंटिमेंट ठीक नहीं हो रहा है। माने बेसिकली सब कौन किसके साथ है ये अब ठीक नहीं हो रहा है। अगर आप 4-6 महीने पहले तक देखें
तो आप ये जानते थे कि अमेरिका जो था वो इंडिया के साथ खड़ा था, लेकिन अमेरिका पे इतना ज़्यादा दबाव बना है पिछले बीते वक्त में, अमेरिका इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया यूक्रेन और रशिया के मामले में कि वो अब उस वॉर से अपनी जान छुड़ाना चाहता है बेसिकली, सिर्फ अपनी ही नहीं बाकियों की भी, क्योंकि अमेरिका ने ये डिसीजन लिया था कि वो यूक्रेन की मदद करेंगे। तो यूक्रेन की मदद करने पे वो तैयार हो गए थे, नेटो स्टेटस दिलाने की कोशिश कर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने उस पर ऐतराज़ किया या जो भी था, उस पर अब मैं उस डिटेल में नहीं जाता हूँ। तो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी बनी है, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दी है कि अभी 6 महीने 8 महीने पहले तक अगर आप देखें तो आपको ये फील होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के साथ बड़ा ही फ्रेंडली था। अब अचानक से वो अपोजिट पे खड़ा हो गया। अब जैसे आपको कल परसों का ही एक अपडेट देता हूँ, कल ही या परसों का, कल का शायद है मेरे ख्याल से। तो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे और आसिम मुनीर जो कि वहाँ के फील्ड मार्शल हैं, तो वो भी गए थे बेसिकली, वहाँ मिल के आए हैं और उनको वो प्रोटोकॉल नहीं दिया गया बेसिकली वहाँ पर। डोनाल्ड ट्रंप से ओवल ऑफिस में जाकर मिलकर आए, लेकिन उनको वो प्रोटोकॉल नहीं दिया गया जो यूजुअली हर देश को दिया जाता है। मैंने चुपचाप छिप छाप के, मैंने छिप छिपा के उनसे मीटिंग कर ली गई, उनके साथ बैठ लिया गया, कुछ एक फ़ोटोज़ की क्लिक कर ली गई, बस उतना ही अपडेट है। नहीं तो यूजुअली कोई भी देश अगर जाता है जब विज़िट करने, अमेरिका के प्रेसिडेंट से मिलने जा रहा है, तो उसके बाकायदा सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग होती है, ब्रीफिंग होती है, सब कुछ होता है, जॉइंट स्टेटमेंट तक होता है। तो ये एक अलग सिचुएशन। तो इससे ये दिख रहा है कि अमेरिका जो है वो इस समय पाकिस्तान के साथ ज़्यादा खड़ा है, और तब से खड़ा है क्योंकि वो, अब आपको पता ही है कि जब अप्रैल और मई में झमेला हुआ इंडिया और पाकिस्तान का वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन थी, वो वॉर थी बेसिकली। तो वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन में क्या हुआ, अमेरिका ने वो पाकिस्तान के साथ ज़्यादा खड़ा दिखा एट टर्म्स पे। मैंने वो इंडिया को ये नहीं कह रहा था कि आप युद्ध बंद कर दें, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ ज़्यादा खड़ा था। पाकिस्तान को उसने मैंने ज़्यादा वो किया कि नहीं नहीं ठीक है, और बैठ के बातचीत कर लेनी चाहिए और सुलह कर लेनी चाहिए, मैंने वॉर बंद करवा दी, ये करवा दिया, वो करवा दिया। तो बड़े ही अजीब से सेंटिमेंट्स थे। और उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते नहीं नहीं आपको नोबेल पीस पुरस्कार मिलना चाहिए, आपने वॉर बंद करा दी, नहीं तो ये तो वॉर बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे क्या हुआ, वो ऐसे ही आसमान में उड़ रहे थे, उनको हेलीकॉप्टर और पकड़ा दिया, तो हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं। इस काइंड ऑफ सिचुएशन में हो ये रहा है कि बेसिकली अब ये सिचुएशन हुई, उसके बाद रशिया क्योंकि इतनी आसानी से मान नहीं रहा, तो इंडिया की आर्म ट्विस्टिंग हो रही है बेसिकली रशिया को मनवाने के लिए। तो हो ये रही है सिचुएशन, इंडिया की आर्म ट्विस्टिंग हो रही है कि अरे भाई तुम रशिया से कहो कि मान जाओ भाई, तो रशिया कह रहा है भाई मैं तो नहीं मान रहा। तो ये इस तरीके का जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है। और आपको याद होगा अभी रिसेंटली जब प्रधानमंत्री एससीओ की मीटिंग में गए थे, तो कैसे वो रशिया के पुतिन साहब से और जी जिनपिंग से मिले, तो उससे ये फीलिंग आई कि चाइना, रशिया और इंडिया जो है वो एक हो गए। तो काइंड ऑफ ऐसे सिचुएशन बन गई, तो वो एक अलग ही बखेड़ा खड़ा हो गया। तो मैंने ऐसा सेंटिमेंट्स है, अब वो थोड़ा इगोइस्टिक है। तो खैर ये सारा जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जिसकी वजह से क्या है, अमेरिका जो है वो बड़ा ही नेगेटिव माइंड फ्रेम से है इस समय। और वो इंडिया को हर तरीके से, इंडिया को ही नहीं सिर्फ चाइना को भी टेस्ट करना चाहता है हर लेवल से। अब ये हुई जियो पॉलिटिकल सिचुएशन। तो इस समय क्या हो रहा है, वो अब आप देखें अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो सबको कुछ न कुछ कह रहे हैं। अभी उनका कल यूनाइटेड नेशन में एक बयान था, तो वहाँ बहुत कुछ बोल रहे थे। तो खैर ये एक अलग सिनेरियो है। अब मैं नहीं जानता, पता नहीं आपको जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है कि नहीं, लेकिन मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है। मैं आपको ये भी बता दूँ, शेयर मार्केट के साथ साथ जियो पॉलिटिक्स भी इंटरेस्ट है, क्योंकि मार्केट जो है वो सेंटिमेंट बेस्ड है, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट बेस्ड होती है। तो मेरे को जियो पॉलिटिक्स में मैं वैसे भी पहले से ध्यान रखता था। तो अगर आपको कभी ये लगे कि नहीं जियो पॉलिटिक्स के पे भी रिलेटेड वीडियोस होने चाहिए, क्या सिचुएशन बन रही है, क्या सेंटिमेंट्स बन रहे हैं, तो उस पर मैं बना सकता हूँ अलग से वीडियो, लेकिन इट डिपेंड्स। तो अभी मार्केट की बात पे आते हैं वापस। तो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो इस तरीके की बन गई है, जिसकी वजह से वो प्रेशर है। और अमेरिका कंटिन्यूस, ये तो पहला रीज़न हुआ अमेरिका। दूसरा रीज़न ये हुआ, अमेरिका कंटिन्यूस टैरिफ्स का प्रेशर बना रहा है इंडिया पे। अब उन्होंने आईटी सेक्टर पे H1B वीज़ा का फ़ीस बढ़ा दिया,
वो एक प्रेशर था आईटी सेक्टर के लिए, तो वो गिरा। उसके बाद उन्होंने फार्मास्यूटिकल्स पे अभी आपने देखा कि उन्होंने 100% का टैरिफ लगा दिया। अभी तक तो उनका बेस लाइन 50% था, अब वो 100% टैरिफ अगर फार्मा पे लगा रहे हैं तो आप इस बात के लिए तैयार रहिए कि वो आगे जाकर इस 50% के टैरिफ को भी बढ़ाकर 100% कर दें। तो क्या होगा, जो इंडस्ट्रीज़ यहाँ से एक्सपोर्ट करती हैं वो अभी तक तो कह रही हैं, कुछ कह रही हैं कि नहीं हमारा तो बिज़नेस गया, कुछ कह रही हैं कि नहीं हमारा बिज़नेस अभी भी हम सस्टेन कर ले जाएंगे, हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे हैं। लेकिन अगर वो 50 की जगह 100% हो जाएगा टैरिफ, तो क्या वो सस्टेन कर पाएंगे? वो बिजनेसेस नहीं सस्टेन कर पाएंगे। ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। इसका इम्पैक्ट आप ऐसे समझें कि जो बिजनेसेस वहाँ से एक्सपोर्ट, माने वहाँ के बिजनेसेस से बिजनेस कमाते हैं, जैसे आईटी सेक्टर है, वो वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियों का काम को आउटसोर्स करते हैं, वो अपने यहाँ से एक सारे काम करवा देते हैं, तो उनको काम नहीं मिल रहा है, ऊपर से ये फ़ीस बढ़ा दी गई तो उनका कॉस्ट बढ़ा दिया गया बेसिकली। ये सारी सिचुएशंस क्रिएट हो जा रहे हैं जिसकी वजह से बड़ा ही मार्केट सेंटिमेंट ख़राब हो रखा है बिकॉज ऑफ टैरिफ। ये एक कारण है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एक है ही। साथ ही साथ आप ये देखें कि इस समय जो गवर्नमेंट ने जो जीएसटी रेट कट किया, जो इनकम टैक्स में रिलीफ दिया, ये देखिए लंबे वक्त का है। आप अगर इसको पूरी तरीके से सिनेरियो में देखें तो इंडिया के प्रधानमंत्री जी जब विज़िट करते हैं, फॉरेन विज़िट करते हैं, तो अब आप देखेंगे वो बहुत सारी अनटच्ड टेरिटरीज़ को टच कर रहे हैं। बेसिकली उन देशों को टच कर रहे हैं जहाँ से इंडिया का कोई ज़्यादा व्यापार नहीं था, कोई ट्रेड नहीं था, कोई बिज़नेस नहीं था, कोई कुछ नहीं था। इंडिया ने पिछले, अगर आप कहें पीरियड, अच्छा खासा पीरियड हो गया, करीब करीब मैं इसको ऐसे कहूँगा कि पिछले 6-8 साल को अगर कंबाइंडली पकड़ें तो आप ये देखेंगे कि वो नए नए टेरिटरीज़ को टच कर रहे हैं, वहाँ से ट्रेड के अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहे हैं, वो इस तरीके की माने नए नए आयाम देख रहे हैं, नए बिजनेसेस देख रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट हम कर सकते हैं, कहाँ क्या कर सकते हैं। तो अफ्रीकन देशों पे बड़ा जोर था इंडिया का। तो ये सारा सिनेरियो जो था, इससे ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है बेसिकली। ये एक दिन में ये काम नहीं होगा, इसमें समय लगेगा। तो उनको ये पता है कि अब मार्केट, इंटरनेशनल वर्ल्ड पॉलिटिक्स ऐसी खड़ी है जाकर जगह पे कि सब एक साथ नहीं खड़े होंगे, सब एक तरफ नहीं हो जाएंगे, सब अपनी अपनी अपने अपने एडवांटेज और अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से खड़े होंगे। कौन सा देश कब किस चीज़ पर खड़ा होगा, ये उसका फ़ायदा दिखाएगा। उसका अगर जिस चीज़ में फ़ायदा होगा वो वहाँ खड़ा होगा। बेसिकली प्रॉब्लम ये है। तो दुनिया के सारे देश हम इस सिचुएशन को रीअसेस करते हैं हमेशा अपने अपने समय पे, अपने अपने तरीके से। तो दुनिया का वर्ल्ड ऑफ ऑर्डर जो है वो उसी हिसाब से डिसाइड होता है बेसिकली। तो ये फिर मैं जियोपॉलिटिक्स वाली बात हो गई, तो मैं उस पर नहीं जाऊँगा, अब ज़्यादा फोकस पे वहाँ नहीं जा रहा हूँ। तो बेसिकली मेरा यही कहने का मतलब है कि इससे क्या हो रहा है कि मैंने इंडिया ने जो इनकम टैक्स में रिबेट दिया है अपने देश के जनता को, और जीएसटी का इम्पैक्ट, ये सारा इम्पैक्ट थोड़ा समय लगेगा इसका इम्पैक्ट आने। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका एक साइकिल चलता है, प्रोडक्शन का, सप्लाई का, मार्केट का, डिमांड का, सब चीज़ों का। माने अगर आज उनको अगले क्वार्टर में कोई चीज़ बेचनी है तो उसका सप्लाई ऑलरेडी मार्केट में पुट इन है उनका, वो ऑलरेडी मार्केट में पुट कर चुके हैं वो माल। अचानक सरकार ने अगस्त में कहा है तो इसका इम्पैक्ट और इसका फर्दर गुड इम्पैक्ट, या कह लीजिए कॉस्ट के लेवल पे इम्पैक्ट या कंजम्पशन के लेवल में इम्पैक्ट आने में समय लगता है बेसिकली। जो सस्ता माल है वो बनकर अभी अगले क्वार्टर में नहीं पहुंचेगा, हो सकता है 2 क्वार्टर लग जाए उसको मार्केट में पहुंचने में। अब जिसने ख़रीदना है और ज़्यादा ख़रीदना है, या उसके पास पैसा है कि नहीं है, वो भी इंडिविजुअल बेसिस है। वो शायद 2 महीने बाद ख़रीदे उस चीज़ को, वो बहुत 6 महीने बाद ख़रीदे, तो उसका सेल तो उसके बाद आएगा। तो आप समझ रहे हैं, माने कि बिजनेसेस और मार्केट जो है वो बिजनेसेस के ऊपर चलता है बेसिकली। कोई कंपनी अगर अच्छा रिजल्ट पोस्ट करेगी, कोई कंपनी अगर मार्केट में अच्छी चीज़ करेगी, सेल अच्छा करेगी, प्रॉफिट अच्छा करेगी, उसके सेल में ग्रोथ दिखेगी, तो मार्केट उसको रिवॉर्ड करती है। इस तरीके से मार्केट चलती है। कोई माने मजाक नहीं है कि किसी ने अनाउंस किया और उसका इम्पैक्ट अगले दिन दिखेगा। तो इसीलिए आपने देखें बहुत सारे लोग कूद रहे थे मार्केट में, बहुत सारे अभी इस तरीके के बहुत सारे यूट्यूबर घुसे हुए हैं जो सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, बट जनरल सेंस में कह रहा हूँ,
ये सारे चीज़ मार्केट तब फैक्टरिंग करेगा जब उनके सेल और ग्रोथ में दिखेगा। बहुत सिंपल बात है। तो अभी तक जो कहानी है वो सिर्फ अनाउंसमेंट में है। जिस दिन वो सेल पे रिप्रेजेंट हो जाए उस दिन आगे बात करेंगे कि कौन सा शेयर प्राइस कितना ऊपर जा रहा है। तो बहुत सिंपल सी बात है। अब जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप देखें अगर मार्केट के सेंटिमेंट को पिछले 12, 13, 14 महीने को, तो अगर आप देखेंगे तो एफआईआईज और डीआईआईज के बीच में झमेला चल रहा है। झमेला इन द सेंस एक टग ऑफ वॉर चल रही है बेसिकली। एफआईआईज बेच रहे हैं, डीआईआईज खरीद रहे हैं। एफआईआईज बेच रहे हैं, डीआईआई खरीद रहे हैं। अगर आप डेटा उठाकर देखो तो ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ होता है, माने जितने का वो बेचते हैं उतना ही ये खरीद लें। उससे होता क्या है? उससे होता ये है कि मार्केट गिरती नहीं है। अगर मार्केट का करेक्शन आप देखें तो 16, 17, 18% का मार्केट का करेक्शन हुआ था फ्रॉम द पीक पिछले साल से लेकर जो मैक्सिमम गिरा अब तक मार्केट। अब आगे फर्दर कितना गिर जाए तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, अभी कोई डिस्कशन उस पर नहीं कर रहे हैं। हम जो हो चुका है उसकी बात कर रहे हैं कि मार्केट वहाँ से 17% गिरा। पहले के ज़माने में इंडियन मार्केट में अगर इतना माल एफआईआईज बेच देते थे तो कम से कम 30%, 40% मार्केट करेक्ट होता था। आपका मार्केट अगर 17% गिरा है तो उसकी बदौलत कारण ये है कि डीआईआईज के पास इतना पैसा था जो वो इन्फ्लक्स करते गए मार्केट। वो 4000 करोड़ का माल बेच रहे हैं, वो 4000 करोड़ 4500 करोड़ का माल खरीद लेते हैं। तो ये जो एक सिचुएशन इम्बैलेंस है ये कंटिन्यूस चल रहा है। एफआईआईज एक्चुअल में वापस नहीं आ रहा है। अब आप मुझे, अगर मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात कहूँ, एक मैंने कहीं इंटरव्यू देखा था, बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, मुझे नाम लेना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, कोटक एएमसी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर नीलेश शाह। आप उनका बयान सुनिए जाकर। आज से 6 महीने 8 महीने पुराना एक कोई इवेंट था, शायद दमानी जी भी थे उसमें, रमेश दमानी भी थे, उनके सामने उन्होंने एक बात रखी। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। अब मैं उसको यहाँ कोट नहीं करूँगा, बट उन्होंने वही कहा था कि आज वो अगर बेच रहे हैं तो उनसे दुगना लगान लें। उन्होंने यही कहने की कोशिश की थी कि वो कंटिन्यूस जो वो सेलिंग कर रहे हैं, हम उनको अब ये 1 रुपये की चीज़ 1 रुपये में नहीं देंगे। वो किसी चीज़ को बेचकर उसकी वैल्यू 1 रुपये पर लाकर खड़ी कर दिया तो उन्होंने सोचा कि हम 1 रुपये में ख़रीद लेंगे। तो डीआईआईज कंटिन्यूस ये कोशिश कर रहा है कि वो 1 रुपये की चीज़ 1 रुपये पर नहीं रहे, 1.5 रुपये पर रहे या 2 रुपये पर रहे। तो प्रॉब्लम क्या है, इनके हैंड्स बहुत स्ट्रांग होते हैं डीआईआईज और एफआईआईज के। माने ये दो योद्धा हैं जो मैदान में उतर आए हैं और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि भाई हम भी क्वांटिटी बुक कर लें, हम भी प्रॉफिट बुक कर लें, हम भी कुछ शेयर खरीद लें। तो ये लोग बड़े योद्धा जब लड़ते हैं तो ये कहते हैं भैया तुम कहाँ बीच में आ गए, तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी, तुम साइड हट जाओ। हम लोग लड़ रहे हैं ना अभी, हम लोग को लड़ लेने दो फिर आना। इस समय पिछले सप्ताह का मार्केट अगर आप देखें, ऐसी सिचुएशन कभी हो मार्केट में तो आपको मार्केट से दूर रहना है और बैठकर देखना है कि जो लड़ाई हो रही है वो कैसी हो रही है। बेसिकली बहुत सिंपल सा आपको एक लाइन में मैंने इसको समझाया कि जब दो योद्धा लड़ रहे हो मैदान जंग में, तो आपको बैठकर देखना चाहिए कि कौन अच्छा लड़ रहा है। घुसना नहीं चाहिए उस समय। अगर आप घुसेंगे तो बेकार में आपकी बेमौत मरेंगे आप। बहुत सिंपल बात। चक्कर ये है, मार्केट बहुत सीधे सरल भाषा में ये है, उनकी वो स्ट्रेंथ है कि वो एक एक दिन में 4000 5000 करोड़ खरीद सकते हैं। हम कितना खरीदेंगे यार? हम रिटेल इन्वेस्टर्स बेसिकली हुआ यही, जब ये करेक्शन का मोड आया ना तो हम रिटेल इन्वेस्टर्स अब एग्जॉस्ट हो चुके हैं बेसिकली। जो हमारे पास पैसा था वो सब हम डाल चुके हैं मार्केट में। हम बैठकर देख रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है मार्केट में, यार क्यों गिर रहा है, ये बढ़ नहीं रहा है, ये रुका हुआ है, ये कहाँ आ गया है। ये सारी फीलिंग सबको आती है। और क्योंकि 12-13 महीने से मार्केट नहीं चल रहा है तो बहुत सारे लोगों के मन में ये आता होगा यार ये साला पक्का जुआ है, ये पक्का सट्टा है, चल नहीं रहा है, ये मार्केट चल नहीं रहा है। मार्केट जब चल रहा है, देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मार्केट इतना कॉम्प्लेक्स है। यहाँ एक बात कहूँगा उससे शायद आसानी हो आपको समझने में। यहाँ आसान पैसा बनता है पर आसानी से नहीं बनता है। यहाँ आसान पैसा बनता है पर आसानी से नहीं बनता है, इसलिए आपको ये पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको अपने आप को होल्ड डाउन करना पड़ेगा। इसीलिए मैं ये कहूँगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है, इस समय एक युद्ध चल रहा है दो बड़े योद्धाओं के बीच। जब तक एक हार नहीं जाएगा, जब तक ये पूरा सिनेरियो चेंज नहीं होगा, जब तक ये सेंटिमेंट पूरी तरीके से बदलेंगे नहीं,
कब तक मार्केट में रिटर्न और ये सारी चीज़ें पूछना या करना या सोचना बेईमानी है। मेरा ये मानना है कि ज़्यादातर रिटेलर सब एग्जॉस्टेड हैं, उन्होंने अपना सारा पैसा डाल दिया है। क्योंकि अब आप इसको ऐसे समझो कि मार्केट में ये जो 24,350 का लेवल टच कर कर वहाँ से करेक्ट कर जाना, ये इस बात को दिखाता है कि एक ब्लफ क्रिएट किया गया रिटेलर्स को कि आप देखो अब हम बुलिश हो रहे हैं, अब हम ऊपर चलेंगे। तो बेसिकली जितने भी रिटेलर्स थे या जितने लोग भी मार्केट को देखते हैं रेगुलर बेसिस में, उन सब वो सारे इन्वेस्ट हो गए, अब वो ऊपर ट्रैप हो गए और मार्केट वहाँ से 700 पॉइंट नीचे आ गई। अब क्या होगा, अब जो रिटेलर ये सोचेगा कि भाई अब हम तो फंस गए, अब हमारा नुकसान हो रहा है, अब तो पोर्टफोलियो नीचे जा रहा है, भाई लाल हो गया है, लाल नहीं पूरा लालम लाल हो गया है। तो ये जो सेंटिमेंट्स हैं ये गलत चीज़ है, ये गलत तरीका है सोचने का। रिटेलर्स जो इस चीज़ को इस तरीके से देखते हैं, गलत सोच है, गलत तरीका है देखने का। ऐसे नहीं देखना चाहिए। आप घुस गए हो, आप कब निकलोगे ये आप तय करोगे, कोई और नहीं तय करेगा। और मैं तो आपको ये कहूँगा कि अगर आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है, कभी भी एसएल नहीं लगाए। मैं नहीं लगाता हूँ एसएल, कतई नहीं लगाएं। बहुत सारे आपको मिलेगा, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं या इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, कभी एसएल नहीं लगाना चाहिए इक्विटी। बहुत सिंपल बात। उसका कारण ये है कि फिर आप दूसरे के यहाँ चाबी दे रहे हो कि वो तय करेगा आप कब निकल जाओगे मार्केट से। तो कभी ये नहीं करना। मेरा मेरा मैं तो नहीं करता कभी, क्योंकि मैं डिसाइड करूँगा मैं कब निकलूँगा। क्योंकि कोई और नहीं आकर कमा कर देगा आपको मार्केट में। आपको कमाना है, आपको अपनी बुद्धि से कमाना है, आपको अपने तरीके से कमाना है। मार्केट अपने तरीके से चलेगी, मेरे आपके किसी के कहने से नहीं चलेगी। तो ये सारा सिनेरियो है इस समय, इस मार्केट में डर कर बाहर निकल जाना, यही तो वो चाह रहे हैं। मार्केट का सेंटिमेंट ही यही बनाया जा रहा है। आप अगर इंडियन मार्केट का इतिहास उठाकर देखो, कभी नहीं हुआ कि 13 महीना मार्केट नेगेटिव रही हो, पहली बार हो रहा है। तो ये वो सिचुएशन है जो किसी ने नहीं देखी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्रिडिक्शन गलत है। अब मैं यहाँ से मार्केट को, आप मुझसे पूछो कि मार्केट आप प्रिडिक्ट करो, मैं नहीं करूँगा, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। जितनी समझ है उतनी बात करूँगा। पर मुझे ये दिख रहा है कि मार्केट का सेंटिमेंट इस समय ख़राब किया जा रहा है। बेसिकली वो जो टग ऑफ वॉर है वो ख़त्म हो रही है। मैंने कोई एक जीतने वाला है और वो जब तक जीत नहीं लेगा पूरी तरीके से तब तक मानेगा नहीं। तो ये एक सिचुएशन बनी हुई है। तो अगर आप इसको ऐसे देखें मार्केट को, अब मार्केट कहाँ से रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये रोज़ का अपडेट देना दिस इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन मैंने ये वीडियो बनाने के पीछे वजह मेरी सिर्फ ये है कि मैं आपको एक जर्नल सेंटिमेंट बनाया कि आपने अपना मेहनत किया हुआ पैसा लगाया, सिट बैक एंड रिलैक्स एंड जस्ट सी व्हाट हैपेंस। अगर अच्छी कंपनी में पैसा लगा है, इत्मीनान से बैठो और देखो क्या होगा। ये आपका पेशेंस टेस्ट करेगा, ये आपको नर्वस करेगा, ये आपका सेंटिमेंट बिगाड़ेगा। और आपको अपना सेंटिमेंट बचा कर रखना है। नेवर नेवर पुट एनी एसल काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज फिर आप बाहर हो जाएंगे। और मुझे नहीं कहना चाहिए, मैंने ऐसे ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स को या देखा है, रिटेल इन्वेस्टर्स को सुन रहा हूँ इस समय, जो ये मैंने कहते हैं कि हमको 32 साल हो गए और लेके बैठे हुए हैं। आई एम जस्ट मैं अपसेट हो गया हूँ। बेसिकली मैं उनकी बात सुनता हूँ तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ यार मैं क्या सोच रहा हूँ। तो इसलिए मैं किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं करने की कोशिश कर रहा, लेकिन थोड़ा सा आपको सेंटिमेंट अपना ठीक रखना है। मार्केट अपने तरीके से चलेगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आते हैं, फैक्टर इन होते हैं। बेसिकली इस समय का जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव हो रखा है। देखते हैं आगे मार्केट कैसे क्या चलती है। तो आप सिट बैक करें, और अगर आप निकल जाएंगे तो, क्योंकि ये वो बता रहा है, मेरा जो असेसमेंट हो रहा है मार्केट को लेकर वो यही हो रहा है कि ये जो गिरावट है या ये जो भी कुछ है, ये बहुत ही ब्रिस्क होगी, बहुत तेज़ होगी। आपको हमको समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ, बड़ी जल्दी से होगा जो कुछ भी होगा, और फिर हम रिकवर बैक भी कर जाएंगे। मेरा ये फीलिंग है। बेसिकली किसी को कोई वैल्यू चाहिए, किसी को कोई चीज़ की कोई वैल्यू चाहिए, वो उस वैल्यू पे उस चीज़ को लेना चाहता है। जब तक उसको वो हासिल नहीं हो जाएगा, अब आप पूछेंगे कि मैं किसको कोट कर रहा हूँ,
तो मैं वो भी बता सकता हूँ आपको, लेकिन वो एक्चुअल में वो उस वैल्यू पे लेना चाहते हैं। मैंने वो जो वैल्यू वाली बात थोड़ी देर पहले कही कि कोई कह रहा था कि आपको एक की चीज़ 2 पे दिलाएँगे, तो वो जो जिनके लिए कह रहे थे ना, वो कह रहे कि नहीं भाई हम 2 पे नहीं लेंगे, हम 1 पे ही लेंगे। तो वो इतने पावरफुल हैं, वो इतने एग्रेसिव हैं मार्केट में कि वो आकर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम 2 पे नहीं लेंगे, हम 1 पे लेंगे या 1.5 पे लेंगे। तो वही प्रयास चल रहा है बेसिकली। और अगर आप इस समय निकल जाएँगे तो ये अगली आने वाली रैली आप मिस कर जाएँगे। बिकॉज़ होगा यही कि फिर आपको भी वैल्यूएशन ऊपर ही मिलने वाली है। शायद बहुत सारे लोग ये सोचे कि नहीं मुझे बॉटम मिल जाएगा या बॉटम पे हम खरीद लेंगे। किसी को बॉटम पता नहीं होता। जब बॉटम बन जाता है उसके 10-15 दिन बाद आदमी कहता है हाँ हाँ ये बॉटम बन गया। तो सिचुएशन मार्केट की ये है। जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। कोई भी आपका सवाल हो, कोई डर हो, कोई भय हो, तो इस डर और भय को दूर रखें। कोई सवाल हो तो खुलकर पूछें। थैंक यू सो मच।